लगातार में खबरों का रुख करेंगे। लगातार जिस तरीके से खराब मौसम के बीच महाराष्ट्र के मुंबई तट के पास एक व्यापारिक नौका के चालक दल के 16 सदस्यों को बचा लिया गया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। मंगलम नौका से संकट का संदेश मिलने के बाद तटरक्षक ने चालक दल के सदस्यों को बचाने के लिए दमन से 2 चेतक हेलीकॉप्टर और मुंबई के मुरुद जंजीरा फोर्ट से एक जहाज को रवाना किया गया। भारतीय तटरक्षक ने ट्वीट कर बताया है कि प्रतिकूल मौसम के बीच तटरक्षक ने दमन से 2 चेतक हेलीकॉप्टर और सुभद्रा कुमारी चौहान पोत में भेजकर व्यापारिक नौका के चालक दल के 16 सदस्यों को बचा लिया है। उधर तटरक्षक द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक भारत के ध्वज वाले MV मंगलम जहाज के सेकंड ऑफिसर ने मुंबई स्थित अधिकारियों को यह सूचना दी थी कि खराब मौसम से रेवदंडा बंदरगाह से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह जहाज डूब रहा है। यह विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जहाज पूर्वाह्न करीब 10:15 बजे संकट ग्रस्त जहाज के पास पहुंचा। इसके साथ ही तटरक्षक के हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंच गए और बचाव अभियान चलाया। तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कोलकाता में पंजाब के गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के 9 जून को हुए एनकाउंटर के बाद उसके पिता द्वारा बेटे को दोबारा एम्स या PGI सहित किसी अन्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने जाने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जहां पर एनकाउंटर हुआ उस राज्य की हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाए। गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसके बेटे को दोबारा एम्स का या PGI सहित किसी अन्य निष्पक्ष अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने की मांग की गई थी। और मृतक जयपाल भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह पंजाब पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर रह चुके हैं। भुल्लर के पिता ने मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाए थे कि उनके बेटे का पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था और उसके बेटे के मृतक शरीर पर कई जख्मों के निशान थे। शरीर पर गोली के निशान को देखकर साफ हो जाता है कि उसके बेटे को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है और यह एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी एनकाउंटर था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि हरियाणा की जनता जानती है और हमारी सरकार ने जो काम किया है हमें कांग्रेस से पूछने की जरूरत नहीं है। हमने जो भी काम किया है वह जनता को बताया है। अनिल विज ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात पर कहा कि यह एक रूटीन मुलाकात थी, मिलना जुलना लगा रहता है। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अनिल विज ने कहा कि हमारी इस पर कोई बात अब तक नहीं हुई है। देखिए, ये तो किसानों को तय करना, उनके नेताओं को तय करना। केंद्रीय सरकार ने तो 10-11 दौर की मीटिंग की और बता भी दिया उनको सब कुछ। अब ये तो किसानों की लीडरशिप के ऊपर है कि क्या करना है। सर, एक और बड़ा गंभीर विषय आज निकल कर आया। मुख्यमंत्री साहब ने भी इस पर बयान दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया गया है, चाहे टीकरी हो, सिंघू हो, वहाँ अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं। 2-3 मामलों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की भी घटनाएं ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं। उस पर कैसे लगाम लगाया जाए? देखो, लॉ ऑफ लैंड विल प्रिवेल, जो भी देश का कानून है उसके मुताबिक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज समय असम के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमा के पास निर्मित 12 सड़कों का उद्घाटन भी किया। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज BRO द्वारा निर्मित 12 रोड परियोजना के एक साथ राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से पूर्वोत्तर का विकास हुआ है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि इस इलाके का सामरिक महत्व है। कई देशों के साथ इस इलाके की सीमाएं लगती हैं। विकास के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इन सड़कों से इस इलाकों में रहने वाले लोगों को बहुत लाभ होगा। सड़कों का निर्माण जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था उसी का लोकार्पण हुआ है, यानी राष्ट्र के नाम वो समर्पित किया गया है। नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट तेजी के साथ हो रहा है, बुनियादी ढांचों का विकास हो रहा है। राज्य सरकारें जो अपनी भूमिका निभा रही हैं वो तो निभा ही रही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत ही शानदार काम यहां पर सड़कों के निर्माण में, अन्य बुनियादी ढांचों के विकास में यह किया है। आज इन क्षेत्रों में उन्हीं सड़कों का लोकार्पण का कार्यक्रम था। इस कारण हम सब लोग आए। सर, जो सामरिक दृष्टिकोण की बात की जाए और एक्ट की पॉलिसी की बात, देखिए, सामरिक दृष्टि से अपने सामरिक हितों की चिंता तो हर देश करता है, वो तो प्रश्न अलग है। हम उसकी चिंता तो करेंगे ही करेंगे, करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे इस क्षेत्र का विकास भी होना चाहिए। लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। लोगों तक जो आवश्यक उपभोग की वस्तुएं हैं, जिनका कि वो उपयोग करते हैं प्रतिदिन के अपने दैनंदिन। एलजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद पशुपति पारस ने पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भतीजे चिराग पासवान पर जोरदार हमला बोला। पूर्व सांसद सूरज भान के आवास पर हुई बैठक में अध्यक्ष चुने जाने के बाद पारस पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पार्टी में प्रजातंत्र के सवाल पर खींचते हुए पारस ने कहा कि भतीजा तानाशाह हो जाए तो चाचा क्या करेगा। यह प्रजातंत्र है, कोई आजीवन अध्यक्ष नहीं रह सकता। हमारी पार्टी का जो संविधान है उसमें प्रत्येक 2 से 3 वर्ष में अध्यक्ष का चुनाव होना है। पारस ने अपने निर्वाचन को लेकर बात करते हुए कहा कि पार्टी में उनका कोई विरोध नहीं है। अगर ऐसा होता तो वह निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होते। पारस ने कहा कि उनके अलावा किसी अन्य ने नामांकन ही नहीं दाखिल किया, ऐसे में उन्हें निर्विरोध चुना गया है। आप संविधान की कॉपी पढ़ लीजिए, आप संविधान की कॉपी पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जायज है या नाजायज। अभी मैंने तो संविधान का हवाला दिया है। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक 3 वर्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और नेशनल एग्जीक्यूटिव के जो हमारे माननीय सदस्य हैं वो मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जो आज बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को प्रभावित करने में असफल होने के बाद अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास किया जा रहा है। ममता ने कहा है कि मैं इसकी निंदा करती हूं, वे ट्विटर को नियंत्रित नहीं कर सकते तो अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रहे हैं और वे हर उस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जिसे अपने पक्ष में नहीं ला पा रहे हैं। वे मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए मेरी सरकार को भी प्रभावहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि सोशल मीडिया साइट्स ट्विटर का भारत में कानूनी सुरक्षा कवच देश की सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों का अनुपालन नहीं करने और नए दिशा निर्देशों के तहत अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने से छिन गया है और अब तीसरे पक्ष की गैर कानूनी सामग्री की वजह से ट्विटर पर भी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सीएम ने कहा है कि यह अगवा पार्टी की चाल है और जो उसको दावे पूरी तरह से आधारहीन हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हो रही है। 1-2 छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उन पर राजनीतिक हिंसा का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ सभी पार्टियां आगामी बीएमसी चुनावों को लेकर अपना दमखम दिखाने की तैयारियों में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में अंदरूनी कलह के सामने आ रही है। और दरअसल पार्टी के 12 विधायक जीशान सिद्दीकी ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पत्र लिखा। सुनिए जीशान सिद्दीकी ने पत्र को लेकर के क्या कुछ कहा। मैंने पहले कहा है और मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये एक इंटरनल पार्टी इशू है और मैंने अपने अध्यक्ष को, मैडम गांधी को, राहुल गांधी जी को इसके बारे में लिखा है और जो उनका एक डेमोक्रेटिकली इसको हम सॉल्व करेंगे। भाई जगताप जी मीडिया में आके इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मगर मेरी उनसे यही सलाह होगी कि अगर वो इतने साल से वरिष्ठ है, सीनियर है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि कोई भी बात जो है इंटरनल पार्टी की जो पॉलिटिक्स, इंटरनल पार्टी की जो मैटर है उसको मीडिया में आके उछालते नहीं है। पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं, उनका क्या इससे मोटिव है, मगर वो इतने साल से है, मेरे से सीनियर है, तो उनको ज़्यादा पता होना चाहिए कि ये बातें मीडिया में आके कहते नहीं है। मैं भी लेटर के कोई डिटेल्स नहीं बोलना चाहूँगा। भाई जगताप जी जो कह रहे हैं वो उनको मुबारक हो। उन्होंने ये अपनी आपकी उम्र है उसकी उससे 1.5 गुना ज़्यादा उनका कांग्रेस संगठन को उन्होंने दिया है। दूसरे उन्होंने ये कहे कि प्रोटोकॉल का पालन सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं, विधायक और बाकी जो आम सदस्य होता है उनको भी करना है और आपने कई मौकों पर प्रोटोकॉल का पालन खुद देखिए, हमने प्रोटोकॉल का हमेशा पालन किया है, मगर मेरी ये सलाह रहेगी उनको कि अगर वो प्रोटोकॉल की बात करें तो सबसे बड़ा प्रोटोकॉल ये होता है कि आप पार्टी के जो इंटरनल मैटर्स है वो मीडिया में आके बाहर नहीं बोले। और मैं मीडिया में नहीं बात कर रहा हूँ, तो वो आके जो प्रोटोकॉल ब्रेक कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो उनको वो शोभा नहीं देता है। और अच्छी बात है, अगर वो इतने वरिष्ठ है तो उनको पता चलना चाहिए। अभी तक उन्होंने ये नहीं सीखा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों के लिए प्लान बना लिया है, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि सीबीएसई का फार्मूला बहुत पारदर्शी होना चाहिए और कहा है कि किस जल्द रिजल्ट आने से छात्रों को राहत मिलेगी। और क्या कुछ दिनेश शर्मा ने कहा, आपको सुनाते हैं। बात सही है कि जिस दिन हमने घोषणा की थी कि हम प्रमोट करेंगे हाई स्कूल के बच्चों को और इंटरमीडिएट के बच्चों को, तो इस दिन एक टेंटेटिव, एक जिसको कहना चाहिए कि एक अनुमानित फॉर्मूला क्या हो सकता है, उस कार्य योजना को हम लोगों ने उसका उल्लेख किया था। और बाद में हमने तय किया था कि हमारी एक कमेटी बनेगी अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए, जो 56 लाख बच्चे हमारे वहाँ बैठते हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए। और वो कमेटी सबसे परामर्श करेगी। परामर्श करने के बाद 3910 जो सुझाव हैं वो छात्रों के, अभिभावकों के, शिक्षकों के वो ईमेल। लेकिन जिसका जिक्र आपने किया उसके पहले हम लोगों ने जो प्रस्तावित फार्मूला किया था, आज मुझे बड़ी खुशी है कि उसी से मिलता जुलता आज सीबीएसई का जो फार्मूला माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, मैं समझता हूं कि बहुत पारदर्शी है और एक ऐसी व्यवस्था में जो बच्चों के भविष्य को ज़्यादा से ज़्यादा संवार सकता है, उसके निकट पहुंचने का ये प्रयत्न है। और इसके द्वारा मैं समझता हूं कि जल्दी रिजल्ट आ जाने से भी जो बच्चों को आगे के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेना होगा, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के लिए संकल्प दोहराया था जिस दिन हमने प्रमोट किया था कि हम बच्चों को ऑप्शन देंगे कि अपने जो अंक हैं उसमें सुधार कर सकें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थी, जो हमारा सुझाव था अपने बोर्ड के लिए, लगभग उसी पैटर्न पे भी आज ये बात आई है कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी इसमें एक अवसर मिलेगा कि अपने अंकों का वो सुधार अगर संतुष्ट नहीं है तो करने के लिए वो परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय है और मैं समझता हूँ कि इसमें सबके साथ न्याय करने का पूरी कोशिश हुआ है। किसान आंदोलन में अब फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल ऐसे में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि राकेश टिकैत और उनके साथियों का हमेशा से यही काम रहा है, आंदोलन को बेचना और अपना पेट भरना। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। राकेश टिकैत का और राकेश टिकैत के साथियों का हमेशा से यही काम रहा है, आंदोलन को बेचना, अपना पेट भरना। यहां आंदोलन कर रहे थे तब कांग्रेस की फंडिंग से चल रही थी, वहां गए दीदी जीतोगी, दीदी जीत गई। अब दीदी से गए, क्या दीदी तुम जीती थी तो हमें कुछ दो, दीदी से पैसा लेने गए। और किसानों की बात दीदी से क्या करेंगे कि दीदी प्रधानमंत्री हैं, दीदी कृषि मंत्री हैं देश की। प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री, 3 लोग देश के किसानों, भारत के किसानों की समस्या का समाधान कर पाएंगे। की है बात तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ कर पाएंगे। जब हम ये बात कहते हैं तो कहते हैं भाजपा से मिल गई। अरे सरकार भाजपा की है तो कांग्रेस क्या करेगी यहां। इसलिए हमारी मांग है कि हमें कोई मतलब लेना देना नहीं, 3 बिल रहे मत रहे। और जो एमएसपी, उनकी तो सब मांगे बेकार है मेरी समझ में। क्यों कि एमएसपी 2000 रुपया है। अरे 2000 से 3 कुंटल गेहूं 1 बीघा का 6000 में, और लागत रख दिया 6000 और पट्टा देना पता 6000, तो इसे एमएसपी से क्या हो जाएगा। और बिलों में बात, देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा तब तक पर्यटन के लिए नहीं खुलेगा जब तक कि राज्य में पूरी आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम पहली खुराक नहीं दी जाए। वहीं राज्य की पूरी आबादी को पहली खुराक देने के लिए सरकार ने 31 जुलाई की समय सीमा तय की है। सीएम ने कहा, पिछले 3 दिनों में हमने टीका उत्सव का तीसरा स्टेज शुरू किया है और जिसके तहत 5000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लिया है। उन्होंने कहा, हम 31 जुलाई तक पहली खुराक को 100% पूरा करने का लक्ष्य बना रहे हैं। 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य को फिलहाल पर्यटन के लिए नहीं खोला जा सकता है क्योंकि हमें अभी
भी सावधानी बरतने की जरूरत है और राज्य में वायरस के मामलों में पॉजिटिविटी रेट को 5% से नीचे आना होगा। टीकाकरण दर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। पुडुचेरी में एनडीए के सीएम के रूप में एन रंगासामी को शपथ के लिए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन कैबिनेट गठन को लेकर अभी तक कोई प्रगति नहीं हो सकी है। डिप्टी सीएम को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है और अब उनके नेतृत्व वाली अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस ने डिप्टी सीएम पद के लिए अपनी मांग में देरी के लिए सहयोगी बीजेपी को दोषी ठहराया है। हालांकि बीजेपी सूत्रों ने कहा है कि उसके उम्मीदवार इम्बलम और सेल्वम को अध्यक्ष के रूप में समायोजित किए जाने के साथ डिप्टी सीएम पद की मांग को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम के नेतृत्व वाली पार्टी 2 मंत्री पद छोड़ने के लिए आगे आई है और केंद्र शासित प्रदेश में जल्द ही एक पूर्ण मंत्रालय होगा। वहीं केरल में जैसे ही लॉकडाउन के बाद शराब की दुकान को खोलने की घोषणा की गई है तो दुकानों के बाहर भारी संख्या में भीड़ जुट गई। भारी संख्या में लोग शराब की दुकानों के बाहर कतारों में लगकर शराब की खरीदारी करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक लोग शराब खरीदकर अपने घरों में स्टॉक करने में जुट गए हैं। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा गया और इसके साथ ही लाइनों में लगे तमाम लोग मास्क पहने हुए भी नजर आए। यानी कहा जा सकता है कि केरल में भले ही लॉकडाउन में ढील दे दी गई हो, लेकिन अभी भी कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से, जहां पर शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें नजर आई। आपको बता दें कि जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, वैसे वैसे लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले के मुकाबले अब कोरोना केसों में लगातार कमी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस में लगातार कमी आ रही है और इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक बैठक की है और कहा है कि मध्य प्रदेश में कई जगहों पर लोग अब लापरवाही कर रहे हैं। अनलॉक हो गया है तो भीड़ उमड़ने लगी है। कई लोग मास्क हटाने लग गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा। सीएम ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जारी रहेंगे और काम करते रहेंगे। इस दौरान सीएम ने यह भी कहा कि कोविड संक्रमण मध्य प्रदेश में पूरी तरह से नियंत्रण में है। पॉजिटिविटी दर घटकर 0.1% रह गई है। बीते रोज मध्य प्रदेश में 73,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए और कोविड मामले सिर्फ 145 आए हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.52% हो गई है। 20 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप सबके प्रयत्नों से, परिश्रम से कोविड का संक्रमण मध्य प्रदेश में अब पूरी तरह से नियंत्रित है। मध्य प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट घटके 0.1% रह गया है। टेस्ट हम पूरे कर रहे हैं। 72 से 75,000 तो क्या 80,000 तक करना चाहिए। आज 73,000 से अधिक टेस्ट। आग्रह करना चाहता हूं, अंतरात्मा से निवेदन करना चाहता हूं। कई जगह लापरवाही दिखने लगी। अनलॉक हो गया तो भीड़ उमड़ने लगी। मास्क भी कई लोग अब हटाने लगे और दूरी का पालन भी कई जगह नहीं हो रहा है। मेरी अपील है, दुनिया के कई देशों में जिसमें इंग्लैंड, ब्रिटेन भी शामिल है, केस फिर से बढ़ना शुरू हो गए। उससे बड़ा खतरा है। हमको सावधान रहना। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से, बार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से भी नहीं, आपका काम समाप्त नहीं हुआ है। ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां निरंतर जारी रखी जाएगी। आप देख रहे हैं कि हम टेस्ट की संख्या नहीं कर रहे हैं। लगातार हम टेस्ट करेंगे, जिले के हिस्से में टेस्ट करेंगे। हरिद्वार महाकुंभ मेले में कोविड जांच के फर्जीवाड़े के मामले में जिला प्रशासन ने मैक्स कॉर्पोरेट कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि प्रारंभिक जांच में कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। इसी आधार पर इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। महाकुंभ मेला प्रशासन के कोरोना
में जिस तरीके से जांच को लेकर के लापरवाही बरती गई और जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है कि इसमें गड़बड़ी ही सामने आई है। महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं और संतों की कोविड जांच में फर्जी तरीके से नेगेटिव रिपोर्ट देने का मामला सामने आ चुका है और इस फर्जीवाड़े के बाद से शासन से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मचा हुआ है। वहीं शासन के आदेश पर जिलाधिकारी ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है। तक जो इंक्वायरी का प्रोसेस जो किया है उस आधार पर और जो प्रारंभिक जांच जो पूर्व में हुई है उस आधार पर एफआईआर संबंधितों के खिलाफ जो है दर्ज कर लिया गया है। इसमें नगर कोतवाली का स्टेशन से जो है ये एफआईआर जो है अभी दर्ज किया है। फिलहाल उसमें जो मैक्स कॉर्पोरेट एजेंसी है और उनके साथ जो अग्रीमेंट में 2 लैब्स थे उनके खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज किया है और जो डिटेल्ड इंक्वायरी अभी भी गतिमान है। कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर बी विजय कृष्णा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। कई अंगों ने काम करना भी बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने 15 साल के कैरियर में प्रथम श्रेणी मैच खेलकर 194 विकेट लिए और 2 शतक समेत 2297 रन बनाए। वे 70 के दशक में रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक की पहली खिताबी जीत का हिस्सा थे और कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा, बतौर हरफन मौला अपने 15 साल के कैरियर में उन्होंने 80 से ज्यादा प्रथम श्रेणी में मैच खेलकर 2000 से अधिक रन बनाए हैं और 194 विकेट लिए हैं। हमने एक महान क्रिकेटर खो दिया है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और वहीं अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से अगली खबर है, जहां इंदौर में निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास पुरानी दीवार ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई है। निर्माण कार्य में लापरवाही करने पर कलेक्टर ने बिल्डर पर केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और निर्माण की अनुमति की निरस्त कर दी गई है। यह हादसा इंदौर के तुकागुंज थाना क्षेत्र में हुआ है। यहां स्थित एमजी रोड पर ज्वेलर शोरूम के पीछे। हमको नहीं पता है, मेरे को तो जरा भी नहीं पता है सर। हमको नहीं पता है, मेरे को तो जरा भी नहीं पता है सर क्या हुआ था। नहीं, दीवार गिरी, किसके ऊपर गिरी, किसकी मौत हो गई? मेरे भाई के ऊपर गिरी, पंकज। क्या नाम था भाई का और पंकज। कितनी उम्र थी उसकी? 17-18। कब की बात है ये भी 12। तो जर्जर दीवार ढहने से एक मजदूर की मौत हुई है और कलेक्टर ने निर्माण की परमिशन भी रद्द कर दी है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकी ठिकाना मिला है, जहां से 17 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इस सफल ऑपरेशन को सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है। बता दें कि पुलिस को जिले के मेंढर इलाके में आतंकी ठिकानों के इनपुट मिले थे। इसी के आधार पर पुलिस ने सेना के साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकी ठिकाने से ग्रेनेड की बड़ी खेप बरामद हुई है और पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। इन ग्रेनेड को समय रहते नष्ट भी कर दिया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण के धनहा में लगातार बारिश से मधुबनी प्रखंड के चिउरही पंचायत में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ पीड़ितों को अभी तक प्रशासनिक स्तर से कोई भी सुविधा नहीं मिली है। ग्रामीण अपना आशियाना बनाने में जुटे हुए हैं। जिलाधिकारी के लाख निर्देश देने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन इनके प्रति उदासीन है। सुबह से ही ग्रामीण भूखे हैं और अपनी जान माल को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं, जबकि जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि बाढ़ वाले क्षेत्रों में नाव और नाविकाओं को व्यवस्था और उनकी जानमाल की सुरक्षा करना प्रथम दायित्व है। इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी प्रशासनिक अमला उनकी सुध नहीं ले रहा है। नंबर वार्ड के बानी सन मतलब पानी के बहुत बाढ़ ज्यादा में बा, ऊंचा था पाइल बन प्रशासन कोनो आके देख रेख ना कइला जे केहन का बा, ना पली उली के व्यवस्था नहीं के, हमनी के घर डूब गइल पानी में। तो यूपी के बस्ती जिले की हरैया पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां संयुक्त कार्रवाई में टीम के हत्थे 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर चढ़ गए हैं, जिनके पास से 40 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। एसएचओ विंदेश्वर मणि त्रिपाठी और एसओ ने बताया है कि पूछताछ जारी है। पुलिस को अभियुक्तों ने बताया है कि वे गांजे के ओडिशा में तस्करी करते हैं। NH-28 पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान रात लगभग 2:30 बजे के आसपास महू घाट के पास से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 40 किलोग्राम गांजा अवैध बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत मार्केट वैल्यू लगभग 6 लाख रुपए है।
गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हरैया पर अभियोग पंजीकृत कर उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कहाँ से ये लोग गांजा लाते थे? और अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वह गांजा उड़ीसा प्रांत से लाते थे और अपना स्ट्रेटजी के तहत 100 किलोमीटर के बाद वो अपनी गाड़ी चेंज कर देते थे और इसको ले जाकर उत्तराखंड। हरियाणा सरकार को पिछले दिनों भेजे गए मोसनोता की पहाड़ियों में बांध बनाने के प्रस्ताव की सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। इसके लिए 5 करोड़ 18 लाख रुपए की बजट राशि भी स्वीकृत कर दी गई है, जिसको लेकर मंगल चौधरी ने विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने कहा है कि यह परियोजना नांगल चौधरी के पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक बड़ा उपहार साबित होगी और यह पक्का बांध 12 के धाम के पास मोसनोता के पहाड़ों में बनाया जाएगा और आधिकारिक अनुमान से मुताबिक पहाड़ में 1 किलोमीटर की लंबाई में पानी एकत्रित होगा। इससे न केवल आसपास के गांवों का जलस्तर रिसार होगा, बल्कि अपितु इस पहाड़ी क्षेत्र में हरियाली का एक नया अध्याय भी जुड़ेगा। क्षेत्र में जल भंडारण का यह प्रथम प्रयास है और इस क्षेत्र में कई प्रकार का वन्य जीवन विकसित होगा और इसको एक रमणीक स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। उसका मूल जो उद्देश्य है वो ये है कि पहाड़ों का पानी जो बह के चला जाता है उसको इकट्ठा करके भंडारण किया जाए और भंडारण के 2-3 फायदे होंगे। एक तो रिचार्ज होगा, आसपास के 10-12 गांवों को रिचार्ज का फ़ायदा मिलेगा, वाटर टेबल इसका इम्प्रूव होगा। दूसरा, वहाँ उन पहाड़ों में हरियाली विकसित होगी, जो वन्य जीव जंतु हैं उनकी लाइफ ग्रो होगी और साथ साथ एक रमणीक स्थान ये बनेगा और लोगों को फुर्सत के समय में वहाँ जाके बैठने का एक बढ़िया स्थान बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में थी, इसीलिए उस जगह का मेरे ध्यान में थी ये जगह काफ़ी दिन से। गांव के मोसनोता गांव के लोगों ने ही कुछ ने मेरे को दिखा रखी थी। तो अब सिंचाई विभाग के अधिकारियों को साथ लेके मैं गया और उनकी समझ में आ गई ये बात, तो उसके बाद में ये प्रोजेक्ट का प्रपोजल। गाजियाबाद जिले में बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति समद सैफी की पिटाई और जबरन उनकी दाढ़ी काटने के आरोप को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस सांप्रदायिक पहल से इंकार कर रही है और अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले पर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तौर पे धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहता है, ये साफ हो गया है उम्मेद पहलवान के उस फेसबुक लाइव से, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उसकी बाकायदा तस्वीर है जिसमें वो गमछा डाले हैं समाजवादी पार्टी का, और तमाम उसके फेसबुक पर भी देखा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है? कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है, क्योंकि चंद दिनों के बाद चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरह की चीज आना ये बहुत गंभीर विषय है। हालांकि हमारी पुलिस इस पर पूरी तरीके से सतर्कता बरत रही है। काफी लोगों के खिलाफ उन्होंने FIR करके उनको जेल में भी डाला हुआ है और लोग ढूंढे जा रहे हैं। ये उम्मेद पहलवान फरार है और ये समाजवादी पार्टी के सदस्य है, तो ये अपने आप में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पड़ोस में रहने वाली युवती ने पीड़िता को शौच के बहाने अपने साथ ले गई और इसी दौरान युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन जब किशोरी घर वापस नहीं आई तब परिजनों ने युवती की छानबीन शुरू की और जिसके बाद 2 घंटे बाद किशोरी खून से लथपथ बेहोश की हालत में मिली है, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। सर, हमारी लड़की घर से थी, एक लड़की पड़ोस की लड़की आई है, वो बोला कि लैट्रिन करने चलना है। मैंने मना किया, वो नहीं जा रही थी, फिर भी उसको लेके गई वो लड़की मेरी आंखों के सामने। फिर मैंने देखा कि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैंने ढूंढने की कोशिश की। ढूंढने पे कई घंटे के बाद बेहोश लड़की मुझे मिली है वहाँ पे सर। ठीक है, जब उससे पूछने से उसने कुछ मिल के उसके साथ दुर्घटना की है सर। आप थाने गए थे शिकायत करने, तो उसका किस तरीके का व्यवहार है आपके साथ? कुछ नहीं, उन्होंने कहा तुरंत लेके जाइए आप अस्पताल में, चेकअप कराइए जाके, पहले उसके बाद कुछ करेंगे। प्रदेश के जनपद मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र में एक 14 वर्ष की नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर
किशोरी के बगल में रहने वाली युवती ने सोच के बहाने युवती को बुलाकर अपने साथ ले गई। जब युवती अपने घर वापस नहीं आई, 2 घंटे बाद जब युवती अपने घर वापस आई तो खून से लथपथ हालत में देख के किशोरी को परिवारजनों ने अनहोनी की आशंका लगाई। अनहोनी की आशंका को देखते हुए परिवारजनों ने थाने पहुंचे, जहां पर पुलिस को अवगत कराया और वहीं किशोरी को स्वास्थ्य केंद्र किसनी ले गए। पुलिस ने किशोरी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वहीं किशोरी को होश में आ जाने पर किशोरी ने दुष्कर्म की बात स्वीकार की है। वहीं एसपी मैनपुरी अशोक कुमार राय का कहना है आरोपी युवकों के खिलाफ पास्को एक्ट 376 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जल्द से जल्द आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANV न्यूज मैनपुरी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। यात्रीगण ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के मैनपुरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने एक फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपने आप को एक IAS पूर्व प्रमुख सचिव बनकर प्रशासनिक आला अधिकारियों को आए दिन चेतावनी देता था। वहीं भोगांव तहसील SDM को आरोपी ने अपने मोबाइल फोन से सुरेश चंद्र वरिष्ठ IAF पूर्व सचिव राजस्व विभाग बताकर हटाना शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं, फर्जी IAS ने कुरावली करे सदर तहसील मैनपुरी के आला अधिकारियों को भी हटा दिया, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया। जिसके बाद आला अधिकारी ने बैठक की और जिसके बाद स्थानीय थाने में केस दर्ज कराया और कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कई दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी कि अज्ञात व्यक्ति फोन कॉल करके राजस्व तहसीलदारों को, SDMs को और सीनियर IAS अफसर बन करके लखनऊ से दबाव बनाना, काम कराने के लिए, साथ में पुलिस अधिकारी बन करके पुलिस अधिकारियों पर रोक गांठना और उनसे कार्य के लिए दबाव बनाना, इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी संदर्भ में जब यहाँ पर भोगांव से एक सी सूचना मिली कि ये तहसीलदार पर प्रेशर बना रहा है, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अधिकारी इसमें सक्रिय हुए और उन्होंने जो पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया, उस आधार पर फिर ये पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। और ये फिर साथी अपराधी जो कि कई जनपदों में ये इस तरह से फ़ोन कॉल करके पुलिस अफसरों को, प्रशासनिक अफसरों के नाम पर ये दबाव बनाता था काम कराने के लिए। इसको आज
अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। पहले भी है सर किसी इसमें मामले में जेल गया है? ये बांदा में एक बार तिदवारी थाना है, वहाँ पर ये 2020 में जेल गया है और ये बेसिकली लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। जनपद मैनपुरी में आज पुलिस की बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहाँ फर्जी IAS अधिकारी और प्रमुख सचिव बनकर प्रशासनिक अधिकारियों को हड़काने वाला ठग गिरफ्तार किया है। मैनपुरी की इसके लिए बड़ी सफलता की बात है, क्योंकि ये फर्जी ठग कई दिनों से अधिकारियों को फ़ोन करता था। जब यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस को ये सूचना दी तो पुलिस ने सर्विस लाइन्स के जरिए इस ठग को पकड़ा है। ये दवा का कार्य करता था और प्रशासनिक अधिकारियों को, कई अधिकारियों को ये हड़का चुका है। ये लखीमपुर का रहने वाला व्यक्ति है, सूरज पटेल नाम है। विगत 1 वर्ष पूर्व ये 2020 में भी किसी कारणवश इस मामले में जेल जा चुका है। कैमरा पर्सन के साथ मैं उमाकांत पाठक, ANB न्यूज़ मैनपुरी। उधर हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना के टेस्ट में फर्जीवाड़े पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। रावत ने कहा कि ये लापरवाही नहीं है, ये अपराध है। और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखने में आया है मीडिया के माध्यम से, ये बहुत गंभीरता से इसको सरकार ने लिया है और सरकार ने उस पर SIT बिठाने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य है। वास्तव में जिन लोगों ने अपराध किया है और अपराध की पुष्टि होती है तो उन पर कठोर से कठोर, या मैं कहूँ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। ये लापरवाही नहीं है, ये अपराध है। जानबूझकर सब कुछ जानते हुए किया हुआ अपराध है ये, और इसलिए उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और उस पर यूपी के कानपुर में पुलिस की वर्दी पहनकर बिठूर रोड पर वसूली कर रहे 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग कई दिनों से वर्दी पहनकर चेकिंग के नाम पर लोगों से वसूली कर रहे थे। DCP पश्चिम संजीव त्यागी ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। यह पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि वर्दी और कैप कहां से मिली और कहां वसूली की है इन लोगों ने। पुलिस की कैप लगाकर डंडा लेकर दुकानदारों को धमका रहे थे और जो उनसे मसाला पानी, ऑमलेट इत्यादि सामान लिया था उसके पैसे नहीं दे रहे थे। इस संबंध में एक सूचना वहां पर मौजूद पत्रकार विकास वाजपेयी और उनके रिपोर्टर द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता से चेकिंग करते हुए PRV 408 थाना नवाबगंज की इसने कंपनी बाग चौराहे के पास इस गाड़ी को घेर के पकड़ लिया। इन लोगों को थाने लाया गया है। जो तहरीर मौके पर मौजूद पत्रकार ने दी है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस सराहनीय काम के लिए जो तत्परता से PRV ने तुरंत ये गाड़ी को घेर के पकड़वा लिया है, उसमें इन्वॉल्व सभी लोगों को, जो कंट्रोल रूम के कर्मी भी हैं, सभी लोगों को 1000 रुपए का पुरस्कार इस सराहनीय काम के लिए कमिश्नर महोदय ने दिया है, प्रशस्ति पत्र भी दिया है, वैधानिक कार्रवाई करवाई। लोक जनशक्ति पार्टी के 2 हिस्सों में बंटने के बाद बीते 4 दिनों से चल रहे सियासी घमासान के बीच LJP के बागी गुट के नेता पशुपति पारस को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। और बता दें कि LJP नेता सूरजभान सिंह के घर पर पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया गया, जिसमें केवल पशुपति पारस ने नामांकन दाखिल किया। ऐसे में उन्हें निर्विरोध पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी नेता सूरजभान सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की घोषणा की है और इस दौरान बागी गुट के सभी नेता मौजूद रहे। मैंने आज नामांकन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। कोई दूसरे व्यक्ति के दल में किन्हीं का दूसरा नामांकन नहीं हुआ। निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा मुझको निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन घोषित किया गया। साथियों, आज हमारे दल के तमाम साथी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मेरा प्रयास रहेगा भविष्य में
स्वर्गीय जो हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उनका सपना था शोषित, दलित, गरीब, पिछड़ा ते पिछड़ा, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ जो हमारे साथ किसी भी कारणवश हमसे दुखी होकर या पार्टी में किसी बड़े नेता से दुखी होकर पार्टी छोड़ के चले गए हैं, मैं उनसे अपना आग्रह करता हूँ और माफी मांगता हूँ। और आप तमाम साथियों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग पुराने फिर हमारी पार्टी में लौट आए और पार्टी के संगठन को मजबूत करें। ये डेमोक्रेटिक है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र पार्टी चलती है। पहले सुन लीजिए आप, अलूद प्रश्न मत क्या कीजिए। ये प्रजातंत्र से पार्टी चलती है, पहले सुनो यार। प्रजातंत्र से पार्टी चलती है, प्रजातंत्र से देश चलता है, प्रजातंत्र से संविधान चलता है। और चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तमाशा हो जाएगा तो चाचा क्या। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां एक व्यक्ति को गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। व्यक्ति का शव खेत में लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई और वहीं मृतक के शव के पास पुलिस को अवैध तमंचा और कारतूस भी मिले हैं, जिसके बाद पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर छानबीन कर रही है। पूरा मामला हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र के इटेलिया बाजा गांव का है, जहां के निवासी 40 वर्षीय जयपाल का शव लहूलुहान अवस्था में खेतों में पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मृतक के परिजन दहशत में हैं और कुछ भी बोलने को घबरा रहे हैं। सर सुबह हम आए, जब हम यहाँ पर मालूम हुआ गांव से कि कोई खत्म है तो हम यहाँ आए, हमने देखा तो हमारा भाई खत्म हुआ था यहाँ पे। किस स्थिति में देखा आपने? मृत स्थिति में, वहाँ पर पुलिस बल तैनात थी उसके आसों पास। क्या लग रहा है आपको मौत का कारण? सर ये तो हमने सुबह देखा, इस पर उसको मृत पाया। अब सर इसमें तो जो है कि आगे कार्रवाई करें पुलिस बल अपनी जांच। क्या पूरा मामला है? थाना जरिया के इटेलिया बाजा ग्राम में सवेरे पुलिस को सूचना मिली कि एक डेड बॉडी मिली है जिसे गोली लगी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि उसके दाहिने हाथ के पास एक तमंचा था और एक पॉलीथीन में 6 जिंदा कारतूस 315 बोर के, और बाएं हाथ के पास एक जिंदा कारतूस था 315 बोर का। उसके सीने में बाएं तरफ गोली लगी हुई है और वो वहीं पड़ा था। उसके बाद में पता लगाया गया तो उसी गांव का जयपाल पुत्र माधव प्रसाद राज। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बारिश के बाद कई जगह जलभराव हुआ। गोल्फ ग्रीन और लेक गार्डन इलाके में भारी बारिश के कारण जलभराव हुआ है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब बारिश होती है तभी जलभराव हो जाता है, जिससे रास्ते में निकलना मुश्किल हो जाता है और गाड़ियां भी खराब हो जाती हैं। वहीं एक व्यक्ति ने बताया कि दफ्तर जाना बहुत जरूरी है, वरना सैलरी काट ली जाती है। बिना वाहन के दफ्तर जाना पड़ रहा है, बिना वाहन के। अरे बारिश में तो आज सारा दिन, यानी कि पूरा काल से रात से बारिश शुरू हुआ, लेकिन ऑफिस में से हम लोगों को बोला जा रहा है कि ऑफिस आना पड़ेगा, लेकिन रास्ता में ऑटो नहीं है, कोई बस रूट सर्विस नहीं है। उसके बाद हम लोग इतना तेल का पैसा बढ़ गया, फिर भी आ रहा है क्योंकि चाकरी तो बचाना है। उसके ऊपर ये देखिए बारिश में एक गाड़ी स्टार्ट हो गया। 11 में हम लोगों को पहुंचना है, वो 11 में नहीं पहुंचे तो फिंगरप्रिंट नहीं होगा और ऑफिस में से सैलरी हट जाएगा। बहुत सारे परेशानी, मतलब हम लोग कूदघाट से इधर आने के लिए सभी रास्ता पूरा पानी पानी भरा हुआ है, किसी रास्ते में पानी नहीं कम होता है, हो रहा है। ऊपर में ये लॉकडाउन आज खोल दिया, ऑफिस में जाना पड़ रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। हर बार जब बारिश होता है यहाँ पे पानी जम जाता है, हर बार बहुत तकलीफ होता है हम लोग को, आने जाने में गाड़ी रुक जाता है, ऐसे बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, पूरा वाटर लॉग। यूपी के सीतापुर में कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों को ताक पर रखकर बारबालाओं ने जमकर डांस किया। दरअसल यहां ग्राम सैदापुर इलाके में ग्राम प्रधान के बेटे का तिलकोत्सव मनाया जा रहा था और इस डांस आयोजन मंद सैकड़ों ग्रामीणों और छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। फिलहाल सवाल उठता है कि आखिर सरकार के सख्त आदेश के बाद इस तरह के आयोजन क्यों किए जा रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। मुंबई में मौसम विभाग ने अभी और भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके बाद मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल बारिश की वजह से गाड़ियां भी धीमी गति से चलाई जा रही हैं ताकि कोई हादसा न हो।
मुंबई में बारिश की वजह से किसी बड़े जलभराव की घटना सामने न आई और हालांकि बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम सुबह से ही लगा हुआ है। एक्सप्रेस वेस्टर्न हाईवे पर बड़े पैमाने पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई और आधे घंटे के सफर के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय लग रहा है। मुंबई में 9 जून को हुई बारिश के बाद मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए मुंबई, रायगढ़, ठाणे और कोकर में रेड अलर्ट जारी किया है। यूपी के कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट होने के बावजूद भी अपराधियों में पुलिस का भी खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। अपराधी लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हुए पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला कल्याणपुर के कैलाश विहार का है, जहां रिटायर्ड बैंक कर्मचारी के घर दिन दहाड़े डकैती हो गई है। बता दें कि रिटायर्ड बैंक कर्मचारी आर.एन. शुक्ला अपनी पत्नी के साथ कैलाश विहार में रहते हैं। सुबह के करीब 8 बजे बदमाशों ने चाकू की नोक पर दोनों दंपति को बंधक बना लिया और लाखों के माल समेत ले गए। इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति को चाकू मारकर घायल भी कर दिया। गौरतलब है कि पुलिस अभी तक किसी भी घटना का खुलासा नहीं कर पाई। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दमदार समाचार लगातार में खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में किसानों का गुस्सा एक बार फिर से तेज होता जा रहा है। इस बार गुस्से की वजह झज्जर में दर्द किसानों पर मुकदमे। दरअसल झज्जर में बीजेपी कार्यालय के शिलान्यास के बाद की गई तोड़फोड़ का मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। किसान संगठन और पुलिस प्रशासन एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। इधर समय संगठन खजांची कपूर सिंह को पुलिस की टीम अपने साथ लेकर जिला मुख्यालय स्थित सिटी थाना में पूछताछ के लिए लेकर आई है, और जिसके बाद यह ऑडियो खूब प्रचारित हुआ है कि कपूर सिंह को प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया है। वीडियो भी जारी हुआ है और कई किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि किसानों को रिहा करने की मांग की
मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, जिसकी वजह से किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब बहादुरगढ़ में किसानों ने पुलिस और सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि जल्द ही किसानों को रिहा नहीं किया गया तो फिर किसान तोशाम की तरह प्रदर्शन करेंगे। देखो, पुलिस ने कोई एक मामला नहीं दर्ज किया। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ यूपी के बस्ती में लूटपाट की वारदात सामने आई है। दरअसल मामला कोतवाली थाना क्षेत्र मूड घाट का है, जहां बड़ेबन चौकी से चंद कदमों की दूरी पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि यहां 3 बदमाशों ने बंदूक के दम पर एक दुकान में घुसकर 3,50,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया। गौरतलब है कि पुलिस चौकी के बेहद नजदीक लूट की वारदात का मामला सामने आया है और पुलिस गश्ती दल पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं मामले की सूचना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यूपी के संभल में 2 भाइयों के बीच जमकर विवाद हुआ। वहीं बीच सड़क पर दोनों भाइयों ने जमकर मारपीट की और एक महिला के साथ भी मारपीट हुई। बता दें कि लाइव मारपीट में जमकर लात घूंसे और बेल्ट चले और ये मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस को बताया कि 2 भाइयों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों भाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस लगातार कम होते नजर आ रहे हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 6019 रह गई है। रिकवरी दर 98.4% हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में राज्य में 69 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 2,90,234 सैंपल की जांच की गई है। अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि पॉजिटिविटी दर 0.1% के निचले स्तर पर है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में कुल मिलाकर 5,44,36,119 टेस्ट किए जा चुके हैं और 2,02,92,946 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इनमें से 39,10,074 लोग दूसरी डोज ले चुके हैं। अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को 50,81,583 डोज दे दी जा चुकी है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घट के 6,019 रह गई है। पैंडेमिक के प्रारंभ से अब तक जो लोग संक्रमण मुक्त होकर स्वस्थ हुए हैं, उनकी संख्या बढ़ के अब 16,75,684 हो गई है और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत इस समय 98.4% है। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 69 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। विगत 24 घंटे में 2,90,234 सैंपल्स की जांच की गई और जो दैनिक पॉजिटिविटी रेट है वो इस समय 0.1% के निचले स्तर पर है। किंतु आप देख रहे होंगे कि देश के कई अन्य राज्यों में बहुत ज्यादा संख्या में संक्रमण के केसेस आ रहे हैं और कुछ राज्यों में संक्रमण के केसेस अब फिर से बढ़े भी हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम लोग निरंतर बहुत ही अब तक कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 5,44,36,119 टेस्ट किए जा चुके हैं। 6,019 एक्टिव केस में से 3,749 व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं और बाकी के लोग राजकीय अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस या निजी चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस का कार्य प्रदेश में लगातार चल रहा है और अब तक 2,94,000 एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने पुराने वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने 15 से 22 जून तक विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत न सिर्फ गुरुग्राम के बल्कि दिल्ली एनसीआर से आने वाले पुराने वाहनों को जब्त किया जाएगा।
बता दें कि करीब 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए संज्ञान लिया था और डीजल के 10 साल पुराने वाहनों पर और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से बजट में स्क्रैप पॉलिसी के तहत इन वाहनों को न चलाने संबंधित कानून भी बनाया गया था। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल 1301 वाहन जब्त किए हैं, जिसमें पेट्रोल के 691 और डीजल के 610 वाहन शामिल हैं। महेंद्र कुमार, जो अभियान चलाया ट्रैफिक पुलिस ने 10 साल पुराने जो डीजल वाहन है, पेट्रोल 15 साल पुराने वाहन है, उनको बंद करने का अभियान चला, कैसे देखते हैं? बहुत सराहनीय कदम है और मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल सुनने में आ रहा है कि 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए नहीं, कंटिन्यूटी में ही चलना चाहिए। एंटेलिया के पास विस्फोटक से भरी गाड़ी पार्क करने की साजिश और मनसुख हिरेन के कत्ल के केस में एनआईए ने शिवसेना नेता प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया है और इस पर बीजेपी विधायक राम कदम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। फरवरी को एंटेलिया के बाहर पुलिस के वर्दी में वाजे ने वहां पे बम की छड़ियां रखी। वह मामला दर परद अब पुनः एक बार शिवसेना नेता की ओर आया, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। वाजे स्वयं शिवसेना का नेता रह चुका है। हम प्रथम दिन से कह रहे हैं, इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेता शामिल है। शिवसेना दल इस बात को नकार नहीं सकता। शिवसेना के नेता एक के बाद एक वाजे प्रकरण में जेल में जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। क्या यही कारण था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुरजोर तरीके के साथ वाजे का समर्थन महाराष्ट्र की विधानसभा में कर रहे थे? कौन सा कारण था? नेपाल के पहाड़ी इलाकों और भारत के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नेपाल से बहकर आने वाली नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यूपी के महाराजगंज जनपद में लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। वहीं गंडक, प्यास और चंदन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भरवाहिया नाले तटबंध टूटने के से लक्ष्मीपुर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं गांव में स्थित पुलिस चौकी से 1.5 से 2 फीट पानी ऊपर पहुंच गया है और पुलिसकर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो आप लोग जैसा देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही है, उसमें महाव 4 जगह से टूटा है और वहाँ पे विष्णुपुरा में 1 जगह, 2 जगह खैरवा दुबे में और 1 जगह हमहुआ में। इसके अलावा जो गंडक नदी है उसमें जलस्तर हमारा नेपाल के क्षेत्र में नारायणी के रूप में जाना जाता है। वहाँ पे 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी अभी प्राप्त हो रहा है और वो खतरे के निशान के आसपास है। इसके अलावा रोहिन नदी जो है अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन चूँकि बारिश लगातार हो रही है इसलिए संभावना ये बन रही है कि 1-2 दिन में खतरे के निशान के आसपास आएगी। सभी दमदार समाचार लगातार में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।